As in this chapter, we are discussing about thermal properties of solids. हमने अभी तक बड़ी डिटेल से सारी की सारी थर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उसके डिफरेंट मॉडल्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें मेन जो हमारी चीज़ थी वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड्स थी। उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक, और उसके बारे में हमने 3 मॉडल जो हैं वो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ये ऑब्वियसली हम कोई इतना अननोन साउंड नहीं करता, थर्मल कंडक्टिविटी। जब भी थर्मल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे हम, तो डेफिनेटली कंडक्टिविटी के बारे में बात आएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स। जिस तरह से हमने बाकी की प्रॉपर्टीज़ क्रिस्टल की देखी है, तो थर्मल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी भी क्रिस्टल्स के लिए आज हम देखेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी का जो प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड में जो हीट है वो उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करती है या ट्रांसफ़र होती है। इट इज़ अबाउट ट्रांसफ़र ऑफ हीट। थर्मल कंडक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड के अंदर जो हीट है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है या ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, वाइब्रेशन और मूवमेंट। कि जिस तरह हमें पता है, एक लेटिस जो है वो एटम से मिलके बना हुआ है, और जैसे हम पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि सारे के सारे जो एटम हैं वो अपनी पोजीशन पे पड़े हुए वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली व्हेन दे आर वाइब्रेटिंग, दे आर एमिटिंग अ स्पेसिफिक एनर्जी, जिसको हम फोनॉन के नाम से जानते हैं। तो वो फोनॉन की शेप में हीट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। और ये सारी की सारी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो उन एटम की वाइब्रेशन की वजह से होती है, जिसकी वजह से जो हमारी हीट है वो सॉलिड्स में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होती है। तो बेसिकली जो कंडक्शन के प्रोसेस हैं, मेथड्स हैं, ये 4 तरह के होते हैं। एक है स्टेडी स्टेट कंडक्शन, एक है ट्रांजिएंट, एक है रिलेटिविस्टिक कंडक्शन और एक है क्वांटम कंडक्शन। अपने नाम से वैसे ज़ाहिर हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट कंडक्शन जो हैं इनके क्या इफ़ेक्ट होंगे, लेकिन फिर भी हमारा जो फ़िलहाल जो मोटिव है जिसको स्टडी करने का, ये स्टेडी स्टेट कंडक्शन है। मोर इम्पॉर्टेंटली जब हम क्लासिकल को देख रहे होते हैं, क्लासिकल इफ़ेक्ट्स को स्टडी कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे स्टेडी स्टेट कंडक्शन को ही स्टडी करेंगे। अपने नाम से ज़ाहिर है कि इस कंडक्शन में हम एक स्मूथनेस को फॉलो करते हैं। हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफ़र के दौरान जो 2 एंड्स का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कांस्टेंट रह रहा है। मतलब हम मुसलसल एक पॉइंट पे हीट इनपुट दे रहे हैं, जिसकी वजह से उस पॉइंट में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। वहाँ से जब वो हीट दूसरे पॉइंट में मूव करती है तो उसके टेम्परेचर में कोई जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये कांस्टेंट रहेगा। हमारे पास जो इसमें टेम्परेचर डिफरेंस है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। बाकी भी वैसे अपने नाम से आपको थोड़ा बहुत उसका गैस लग रहा होगा, लेकिन फ़िलहाल अभी हमने उसको डिस्कस नहीं करना। अभी जो हम अज्यूम करेंगे, सारे का सारा ये जो टॉपिक है वो हम अज्यूम करेंगे कि किसी भी बॉडी में जो कंडक्शन हो रही है वो स्टेडी स्टेट में हो रही है। जो कंडक्शन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है वो लॉ है फोरियर्स लॉ। इसको कंडक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो जब भी कंडक्शन की बात की जाती है सॉलिड्स में, तो सबसे पहले फोरियर्स लॉ का नाम आता है। तो अगर ये डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज़ फोरियर्स लॉ, तो फोरियर लॉ बेसिकली ये स्टेट करता है कि रेट ऑफ हीट फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर। कि हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो हीट फ्लक्स होगा वो उसके टेम्परेचर के ग्रेडियंट इन टर्म आप कह सकते हैं चेंज, टेम्परेचर के चेंज पे डिपेंड करते हैं। एंड इट मेक सेंस कि किसी भी बॉडी में कितना जो हीट है वो फ्लो करेगी, वो डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर किस हिसाब से हम चेंज कर रहे हैं। बाज़ बुक्स में इसको सिंपली हम क्यू भी लिखते हैं, लेकिन जो आप किटल की बुक फॉलो कर रहे हैं इसमें इसको JV लिखा हुआ है। हीट फ्लक्स इज़ इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर। नेगेटिव साइन क्यों है ये आगे एक्सप्लेन करते हैं। ये फोरियर लॉ की डेरिवेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम रेट ऑफ हीट फ़्लो के बारे में बात करते हैं। अपने नाम से ज़ाहिर है, रेट ऑफ हीट फ़्लो का मतलब है कि किसी भी बॉडी में जो हीट है वो टाइम के हिसाब से, रेट का मतलब होता है टाइम के हिसाब से कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करेगी। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक पर्टिकुलर एरिया है। इसके एक एंड का जो टेम्परेचर है वो लेट्स सपोज T1 है। यहाँ से हीट यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, और दूसरे जो पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो लेट्स सपोज T2 है।
सो फोरियर लॉ हमेशा तब जो उसकी बुनियाद है वो ये है कि हमेशा हीट फ्लो करती है जब हाइयर टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी से, मतलब यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और यहाँ का टेम्परेचर कम होगा, तो जो हीट है वो हमेशा हाइयर बॉडी से लोअर बॉडी की तरफ मूव करेगी। ये नेगेटिव साइन शो करता है जो इस इक्वेशन में था। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। ओके, सो लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी है जिसके एक साइड का टेम्परेचर T1 है और एक साइड का टेम्परेचर T2 है, और ये इसका एरिया है लेंथ इनटू विड्थ इस पूरी की पूरी बॉडी की। तो इसमें जो हीट फ्लो है, ये छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा था, ये डिपेंड करता है पहली चीज़ कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ फ्लो हीट पर सेकेंड इज़ इसमें किस हिसाब की होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। सो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा हीट जो है टाइम के हिसाब से इसके अंदर से पास करेगी, और जितना छोटा एरिया होगा उसमें से टाइम के हिसाब से उतनी कम हीट इसके अंदर से पास कर रही होगी। सो डेफिनेटली पाइप जितना बड़ा होगा उसमें से पानी उतना ज़्यादा फ्लो कर सकता है एट ए टाइम, और पाइप जितना छोटा होगा उसका साइज़ उसका एरिया जितना छोटा होगा उतना कम पानी उसमें एट ए टाइम जो है वो मूव कर सकता है। सेम इसी तरह जितना एरिया ज़्यादा होगा बॉडी का एट ए टाइम उसमें हीट उतनी ज़्यादा फ्लो कर सकती है। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा जो है वो है रेट ऑफ फ्लो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। जितना ज़्यादा इन दोनों साइड के टेम्परेचर पे ज़्यादा फ़र्क होगा हीट उतनी ज़्यादा जल्दी जो है वो मूव करेगी, और टेम्परेचर का डिफरेंस जितना कम होगा हीट फ्लो उतना कम होगा, उतना स्लो होगा। और तीसरी चीज़ जो है वो है रेट फ्लो इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ। लेंथ को दूसरे लफ्ज़ों में आप थिकनेस भी बोल सकते हैं। अगर इस ऑब्जेक्ट की थिकनेस बहुत छोटी होगी, बहुत पतली होगी अगर ये, तो इसमें तो हीट जो है वो जल्दी जल्दी पास कर जाएगी, और अगर इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा होगी तो उसके लिए हीट को वहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए जो हीट फ्लो का इसके साथ रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। हमारे पास जितना ज़्यादा इसकी थिकनेस होगी उतनी कम इसको हीट फील होगी, और थिकनेस जितनी कम होगी हीट उतनी ज़्यादा इसको फील होगी, उसको बियर नहीं कर पाएगा वो। सो मेनली हम कह सकते हैं कि रेट फ्लो जो है वो इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, एरिया पे, टेम्परेचर डिफरेंस पे और लेंथ पे, या दूसरे लफ्ज़ों में थिकनेस पे। सो अगर हम इन तीनों को कंबाइन करें रिलेशंस को, अगर हम इन तीनों डिपेंडेंसी को कंबाइन करें तो ये रिलेशन हमारे पास बनता है रेट फ्लो का। सो रेट ऑफ हीट फ्लो जो है वो इन तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब अगर ये एरिया वाले फैक्टर को अगर हम इधर ले आएँ तो ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या है, हीट फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट एरिया इन पर सेकेंड। इस बॉडी में से कितनी हीट पर टाइम पास कर रही है, ये इसका दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहलाएगा, हीट फ्लक्स। सो ये जो हीट फ्लक्स है जिसको दूसरे लफ्ज़ों में हम JV या हम सिंपल Q लिख सकते हैं। सो अगर हम इस सारे के लिए हीट फ्लक्स का वर्ड यूज़ करें और ये सिंबल यूज़ करें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है कि हीट फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा T/L। इसका क्या मतलब है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, कि एक पर्टिकुलर टाइप की हीट के आने से डेफिनेटली इसका हर एक पॉइंट का टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा। जहाँ पे ज़्यादा होगी हीट वहाँ का ज़्यादा टेम्परेचर चेंज करेगा, जहाँ पे कम हीट अब्जॉर्ब हो रही होगी वहाँ पे कम करेगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बता रही है कि हीट फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ। हीट फ्लक्स जो है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, और चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ को हम दूसरे लफ्ज़ों में क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर। ग्रेडियंट हमेशा हमें किस बारे में बताता है, अगर आपने मैथमेटिक्स में भी इसको यूज़ किया होगा तो ग्रेडियंट बताता है चेंज को। पर यूनिट लेंथ जो चेंज है वो हमें क्या बताएगा, ग्रेडियंट। तो यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज है तो इसलिए ये ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर होगा। सो ये इक्वेशन हम इसको लिख सकते हैं, सो सिंपली हीट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर। याद रखें ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर, ग्रेडियंट का ये सिंबल है, इसको डेल्टा नहीं लिखना। कुछ बच्चे इसको ऐसे लिख जाते हैं जो कि गलत है, ये डेल्टा है, इसको ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर लिखना है। ओके,
जब हम प्रोपोर्शनल ख़त्म करते हैं तो हमेशा हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, जो कि इस केस में हमारे पास होगा दिस वन, और इसके साथ नेगेटिव का साइन आएगा। नेगेटिव का साइन क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास जो हीट है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ आ रही है, हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू में आ रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही है, इसलिए यहाँ पे हमने ये नेगेटिव का साइन लगाया है। सो ये हमारे पास वैल्यू बन गई जो कि फोरियर लॉ ने दी थी। सो इस इक्वेशन में जो हमारे पास ये जे वी है, ये है हीट फ्लक्स, और पीछे हमने देखा था कि इसकी वैल्यू क्या है, क्यू ओवर टी इंटू ए। क्यू जो है ये हीट है, इसका यूनिट होगा जोल, टाइम का यूनिट सेकंड, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। जोल पर सेकंड जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, वॉट के। तो इसका जो हीट फ्लक्स का यूनिट बन जाएगा, ये बन जाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद डेल्टा टी, ये ग्रेडियंट ऑफ टी जो है ये था हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर। ये किसके इक्वल था, डेल्टा टी ओवर एल के। डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर, वो केल्विन में होगा, और लेंथ जो है वो मीटर में होगी, तो इसका यूनिट जो होगा ये केल्विन पर मीटर होगा। और लास्ट में जो हमारे पास ये के है, ये है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, जो मेन चीज़ हम देख रहे हैं। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल डिपेंडेंट होती है, और ये बताती है कि कोई पर्टिकुलर जो हमारे पास मटेरियल है उसमें थर्मल कंडक्शन का जो प्रोसेस है वो कितना होगा, और ये मटेरियल टू मटेरियल जो है वो वेरी करता है। तो अगर आपने थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालनी हो तो हम लास्ट में जो एक्सप्रेशन यूज़ किया है वो ये था। यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनल ख़त्म करें तो यहाँ पे ये थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट आएगा। यहाँ से जो के की वैल्यू है वो ये बन जाएगी। अगर यहाँ से हम इसके यूनिट निकाल सकते हैं, हीट का जोल पर सेकंड, ये मैंने आपको बताया कि इसका यूनिट बन जाएगा वॉट, लेंथ का यूनिट मीटर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर केल्विन। तो इसका जो यूनिट होगा वो हमारे पास ये 1 मीटर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, तो ये इसका यूनिट होगा वॉट पर मीटर पर केल्विन। तो आपसे पूछा जा सकता है थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है, तो ये है वॉट पर मीटर पर केल्विन। सो बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी हमें बताती है कि हमें कितने वॉट की एनर्जी चाहिए 1 मीटर के बॉडी में 1 केल्विन के टेम्परेचर का चेंज करने के लिए। आपको पता है जब भी आप किसी बॉडी को टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे, तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर की वजह से हीट चेंज होगी। तो इसी हिसाब से थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी सॉलिड के बारे में हमें ये बताती है कि अगर हम इसको कितने वॉट एनर्जी दें तो उसकी कितने मीटर बॉडी में कितने केल्विन का जो है वो चेंज आएगा। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली हमें बताती है। सो नेक्स्ट जो हमारा इसका टॉपिक है वो है थर्मल रेजिस्टिविटी। इसके नाम से भी आप सब लोग वाकिफ़ होंगे, और ये कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल है, उसके उल्ट है। एवरी एक्शन हैज़ इट्स रिएक्शन। तो जब कंडक्शन होगी तो डेफिनेटली उसके ऑपोजिट रिएक्शन भी कोई ना कोई होगा। मतलब कि कंडक्शन थी कि हीट का फ्लो, और रेजिस्टिविटी है कि हीट के फ़्लो को रोकने के लिए जो प्रोसेस होता है किसी बॉडी के अंदर, सॉलिड्स के अंदर, उसको हम रेजिस्टिविटी बोलेंगे, थर्मल रेजिस्टिविटी। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हाई टेम्परेचर से हमारे पास हीट आ रही होगी और ये इस बॉडी के अंदर एंटर होगी, तो ये यहाँ पे ये सिंबल शो कर रहा है कि इसको यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर होगी, उसको रुकावट फेस करनी पड़ेगी। इसी तरह जब वो इस बॉडी की तरफ जा रहा होगा तो यहाँ पे भी उसको रेजिस्टेंस जो है वो फेस करनी पड़ेगी हीट को। सो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी सॉलिड में, वो मेनली 2 वजह से हो सकती है। सो बेसिकली देयर आर 2 रीजन फॉर रेजिस्टेंस इन एनी सॉलिड। नंबर 1 इज़ ज्योमेट्रिकल इम्परफेक्शन। ज्योमेट्रिकल इम्परफेक्शन से मुराद ये है कि कहीं पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसमें कहीं पे जो है वो डिफेक्ट्स पैदा हो जाना, उसका कहीं से मुड़ जाना, कहीं से टूट जाना, कहीं से उसकी बाउंड्रीज़ में दरारें पड़ जाना, डिफरेंट किस्म के जो ग्रेन बाउंड्रीज़ का चेंज हो जाना, पॉइंट डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाना। तो ज्योमेट्रिकल इम्परफेक्शन की वजह से उसमें जो फ़्लो है वो मुतासिर हो सकता है। जिस तरह आपके घर की जो तार है वहाँ पे अगर तार चार्जर की, लेट्स सपोज अगर आपकी तार जो है वो टूट जाए, तो
अगर तो वो टूट गई है तो उसको चार्जिंग करने में प्रॉब्लम होगी, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रॉपर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही होगी। और अगर वो फुली तौर पे डैमेज हो जाए तो वो बिल्कुल ही जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना छोड़ देगी। तो ये जो तार की इम्परफेक्शन है वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई को जिस तरह मुतासर करती है, सेम उसी तरह अगर सॉलिड में ज्योमेट्रिकल इम्परफेक्शन आ जाए तो उसमें भी हीट के फ्लो में जो है वो रुकावट क्रिएट होगी। दूसरी जो रीज़न है वो है फोन ऑन स्कैटरिंग। हम सबको पता है, जैसे लास्ट टॉपिक्स में भी हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास ये जो हीट एनर्जी है ये बेसिकली फोन ऑन्स की फॉर्म में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। लेटेस्ट वाइब्रेशन होती है, चाहे वो मोनोटॉमिक है, चाहे डायटॉमिक है, चाहे ट्राई एटॉमिक है, उस वाइब्रेशन से जो है वो एक एनर्जी जनरेट होती है। उस एनर्जी को हम बोलते हैं फोनॉन्स, जो कि क्वांटाइज मैनर में होती है, क्योंकि हमारे पास जो लेटेस्ट में वाइब्रेशन है वो भी एक वेल पैटर्न के मुताबिक है, एक खास पैटर्न को फॉलो करते हुए वो वाइब्रेशन हो रही होती है, रैंडम हम उसको नहीं ले सकते। तो फ़िलहाल जो हम सारी के सारे ये हमारी स्टडी है वो चीज़ इस चीज़ में बेस कर रही है कि क्रिस्टल में हर एटम जो है वो एक स्पेसिफिक जगह पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे वो पड़े हुए वाइब्रेट कर रहा है। वो जब वाइब्रेट करेगा तो एक फ़िक्स अमाउंट की जो एनर्जी है वो जनरेट करेगा, जो कि फ़ोन ऑन की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगी। अब जब भी फ़ोन ऑन जो हैं वो आपस में कोलाइड करेंगे, स्कैटर होंगे, तो ये जो कोलाइजन है ये दो तरह की हो सकती है। एक को हम बोलते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग और एक को बोलते हैं इन इलास्टिक स्कैटरिंग। ये जो हमने कुछ लेक्चर पहले हमने पढ़ा था फ़ोन ऑन मोमेंटम के बारे में, और वहाँ पे मैंने आपको इलास्टिक और इन इलास्टिक फ़ोन ऑन स्कैटरिंग के बारे में डिटेल से प्रेजेंटेशन पे भी आपको मैंने पढ़ाया था। ये जो सारे का सारा टॉपिक है थर्मल रेजिस्टिविटी वाला, जिसमें हम इस फ़ोन ऑन स्कैटरिंग को डिस्कस करेंगे, उसमें इलास्टिक और इन इलास्टिक दोनों को डिस्कस करेंगे। एक में फिर आप देखेंगे कि इलास्टिक जो है वो बेसिकली हमें बताती है एन स्कैटरिंग को, और हमारे पास जो इन इलास्टिक है वो बताती है यू स्कैटरिंग को। ये सारे का सारा जो लेक्चर है ये वही लेक्चर है जो मैंने आपको कुछ लेक्चर्स के जो पहले मैंने आपको फ़ोन ऑन मोमेंटम और उसके साथ साथ फ़ोन ऑन स्कैटरिंग पढ़ाया था, जिसमें इलास्टिक और इन इलास्टिक स्कैटरिंग था। तो इस वाले टॉपिक में आप सारे की सारा जो प्रोसेस है वो वही दोबारा लिखेंगे जो आपने उस लेक्चर में किया था। तो इस लेक्चर के साथ आप दोबारा से उस लेक्चर को रिवाइज़ करेंगे और इसके साथ टोटल वही पूरे का पूरा लेक्चर जो है वो लिखेंगे। आज के लेक्चर में हमने जो देखा है वो देखा है कि थर्मल कंडक्शन क्या होता है। उसके बाद हमने देखा है कि किन किन मेथड के थ्रू जो है वो कंडक्शन का प्रोसेस हो सकता है और हम किसको लेके चल रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन क्या होता है, और इसको हमने साथ साथ जो है वो प्रॉपर पूरा का पूरा डिराइव भी किया है। थर्मल कंडक्शन को पढ़ने के बाद हमने देखा है कि इसका जो है एक रिवर्स रिएक्शन भी होता है, इसका एक एंटी रिएक्शन भी होता है जिसको हम बोलते हैं थर्मल रेजिस्टिविटी। ये क्या होता है इसको हमने देखा है, इसकी रीज़न देखी हैं, और लास्ट में इलास्टिक और इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोनॉन को देखा है कि जो को रेजिस्टिविटी को कॉज करती हैं। और इसके लिए मैंने आपको बताया कि जो आपने लास्ट में लेक्चर ऑलरेडी कर लिया हुआ है एक, उसको दोबारा से आप सारे का सारा रिवाइज़ करेंगे, और जब भी ये टॉपिक आपको आएगा थर्मल रेजिस्टिविटी वाला, तो आप इसका इंट्रोडक्शन देने के बाद, इसके रीजंस का इंट्रोडक्शन देने के बाद, ये सारे का सारा लेक्चर जिसमें एन स्कैटरिंग और यू स्कैटरिंग आएगी वो सारे का सारा यहाँ पे आप लिखेंगे।